ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोगों ने रीनल सिस्टम की जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करनी है। तो देखो, सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है भाई। हम लोगों ने जब बच्चा इनसाइड द यूट्रस होता है, जिसको आप लोग बोलते हो इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ क्या होती है कि जब बेबी इनसाइड द यूट्रस होगा तो उस बेबी की जो किडनीज होती हैं वो कैसे डेवलपमेंट होती है, या उस बच्चे की किडनी कैसे डेवलप होगी, वो हम लोगों ने इस आज के लेक्चर के अंदर जो है ना वो कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने अगर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हुई है, मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बाई लेमिनर डिस्क और ट्राई लेमिनर डिस्क। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे आप लोग ये बताएं कि बाई लेमिनर डिस्क कौन से वीक में बनती है, क्योंकि ये बेसिक थोड़ा सा आपको पता होगा तो फिर आगे एम्ब्रियो जो है ना वो समझ आएगी। तो सबसे पहली बात आपके पास आती है बाई लेमिनर डिस्क। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आपके पास स्टार्टिंग से होंगे, उनको नहीं आइडिया कि बाई लेमिनर डिस्क क्या होता है। देखो, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो दूसरे हफ्ते के अंदर बेबी की बॉडी के अंदर इस तरह से सेल की दो लेयर बनती है। ठीक है, एक लेयर आपके पास ऊपर होती है ये वाली, और एक लेयर इसके नीचे बनेगी। जो लेयर आपके पास ऊपर वाली है इसको बोलेंगे एपीब्लास्ट। ठीक है, और जो आपके पास लेयर नीचे वाली होगी वो होगी हाइपोब्लास्ट। मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग आगे पढ़ोगे जाके कि बच्चे के अंदर एमनोटिक कैविटी भी होती है, योक सैक भी होता है। तो एमनोटिक कैविटी अबव द एपी होती है या बिलो द हाइपो होती है? एमनोटिक कैविटी कहाँ पे होगी, अबव द एपीब्लास्ट होगी या बिलो द एपी हाइपोब्लास्ट होगी? तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो आपके पास एमनियोटिक कैविटी होती है दैट इज प्रेजेंट अबव द एपीब्लास्ट। तो ये मेरे पास क्या एमनियोटिक कैविटी है, और हाइपोब्लास्ट के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, योक सैक होगा। ये बेसिक एम्ब्रियोलॉजी है, सिंपल। ये पहले आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जब बच्चे का दूसरा हफ्ता स्टार्ट होता है माँ के पेट के अंदर, तो बच्चे की बॉडी में दो सेल की लेयर बनती है। उन लेयर्स को बोलते हैं एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। आपकी एपीब्लास्ट से ऊपर होती है एमनियोटिक कैविटी, उसके बाद हाइपोब्लास्ट से नीचे होता है योक सैक। दीज टू लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बाइलेमिनर डिस्क। तो बाइलेमिनर डिस्क क्या होता है, सिंपल याद रखो कि जिसके अंदर दो लेयर्स बनती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे का टाइम बढ़ता जाता है, आपका सेकेंड वीक से थर्ड वीक स्टार्ट होता है। थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, आपके पास तीन लेयर्स आएंगी। तो उन उसको क्या बोलेंगे, ट्राई लेमिनर डिस्क। ठीक है, तो थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, तीन लेयर्स बनेंगी। अब वो तीन लेयर कैसे बनती हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो आपके पास एपीब्लास्ट है ना, यहाँ से सेल मूव करके थोड़ा नीचे आएंगे। जब सेल यहाँ से मूव करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके पास सबसे ऊपर यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, सबसे टॉप से। फिर उसके बाद क्या होगा, इस टॉप के नीचे आपके पास सेकंड सेल की लेयर बनेगी, और फिर उसके बाद इस सेकंड लेयर के नीचे आपके पास एक और थर्ड लेयर आपके सेल की जो है ना वो बन जाएगी। अब इन तीनों लेयर्स के क्या नाम है, जो सबसे ऊपर वाली है इसको बोलेंगे एक्टोडर्म, जो आपके पास दरमियान वाली है इसको बोलेंगे मीजोडर्म, और जो आपकी सबसे लास्ट पे या इन साइड पे आती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। दीज आर दी थ्री लेयर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द थर्ड वीक। जब थर्ड वीक में ये तीनों लेयर्स बनती हैं उसको बोलते हैं ट्राई लेमिनर डिस्क। तो आपको पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो, व्हाट इज बाई लेमिनर डिस्क, व्हाट इज ट्राई लेमिनर डिस्क। बाई लेमिनर डिस्क कब बनती है, सेकेंड वीक में। ट्राई लेमिनर डिस्क कब बनती है, थर्ड वीक के अंदर। अब हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इनका आपकी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है ना वो रीनल सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट, अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आए कि आपका जो रीनल सिस्टम है, जो आपकी किडनीज है, उनकी डेवलपमेंट किस लेयर से होगी, ऑप्शन में होगा एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो आप लोगों ने किस चीज को पिक करना है? तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होगा कि आपकी जो किडनीज है वो किस चीज से ड्राइव होंगी, आपके मीजोडर्म से। दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू जो आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्लियर होना चाहिए। तो डेट्स वाई अगर आपको यही नहीं पता कि बाई लेमिनर क्या है, ट्राई लेमिनर क्या है, तो वो आगे मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और बुक के अंदर टर्म लिखी होती है गैस्ट्रुलेशन, मैं इसको भी क्लियर करता चलूं। देखो, गैस्ट्रुलेशन क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच बाई लेमिनर डिस्क इज कन्वर्टेड इनटू
ट्राई लेमिनर डिस्क। अगर आप बाई लेमिनर डिस्क से ट्राई लेमिनर डिस्क बनाते हो, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि किडनी की डेवलपमेंट किस चीज से स्टार्ट होती है, मीजोडर्म से स्टार्ट होती है। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो पहला पॉइंट याद रखना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो बच्चे की बॉडी के अंदर तीन एम्ब्रियोनिक रीनल स्ट्रक्चर बनती है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि जब बच्चा क्या होगा, यूट्रस के अंदर होगा, इनसाइड द यूट्रो होगा, तो बच्चे की बॉडी के अंदर थ्री थ्री एम्ब्रियोनिक रीनल स्ट्रक्चर बनेंगी। मैं आगे बता देता हूँ कि वो स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी होगी, प्रोनेफ्रॉन। सेकंड नंबर पे कौन सी होगी आपकी, मीजोनेफ्रॉन। थर्ड नंबर पे कौन सी होगी, मेटानेफ्रॉन। दीज आर दी थ्री स्ट्रक्चर्स विच विल डेवलप इन द यूट्रस। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आपके पास ये जो प्रोनेफ्रॉन है, मीजोनेफ्रॉन है या फिर मेटानेफ्रॉन है, ये कब बनती है, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है। देखो, जब आपका फोर्थ वीक स्टार्ट होता है ना तो आपकी प्रोनेफ्रॉन बनती है, तो फोर्थ वीक में ये बनेगी। जो आपकी ये मेटानेफ्रॉन है, ये यूजुअली आपका फिफ्थ वीक में आती है, तो इन बिटवीन दी फोर्थ एंड फिफ्थ क्या होगा, आपकी मीजोनेफ्रॉन आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि किडनीज की डेवलपमेंट किस चीज से स्टार्ट होती है, मीजोडर्म से स्टार्ट होती है। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जब बच्चे की किडनी की डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले तीन स्ट्रक्चर बनती है, उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक रीनल स्ट्रक्चर। वो कौन कौन सी हैं, प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन एंड मेटानेफ्रॉन। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चे की किडनी इन तीनों में से किस चीज से बनेगी। तो आपने क्या याद रखना है, थर्ड नंबर पे पॉइंट कि जब बच्चे की किडनीज की डेवलपमेंट होती है ना, तो होती जो किडनी की डेवलपमेंट है परमानेंट, वो आपकी थर्ड लेयर से होती है। जो पहली दो लेयर्स है ना, ये डीजनरेट हो जाती है, मतलब बनेगी, लेकिन बाद में क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट टू लेयर्स है ये क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो आपकी थर्ड लेयर है, ये आपकी समझ लो कि क्या बनाएगी, अडल्ट किडनी बनाएगी। तो ये आप लोगों को इसमें थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए कि आपकी जो फर्स्ट टू लेयर्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, और जो आपकी थर्ड लेयर है वो क्या बनाएगी, आपकी अडल्ट किडनी बनाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। ये जो थ्री पॉइंट एक्सप्लेन किए ये सब लोगों को क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है। साथ साथ बताते जाने आप लोगों ने, ताकि मैं वो चीज वहां पे रिवाइज कर दूंगा, आप लोगों को बाद में मसला नहीं बनेगा। अच्छा जी, ये आपका आता है फर्स्ट जो है ना वो एक कह लें कि कंसेप्ट कि आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आता क्या है। अच्छा, दूसरी बात, एग्जाम के अंदर जो है ना वो बाज दफा एमसीक्यूज पूछ लेते हैं आपसे कि जो आपका ये प्रोनेफ्रॉन है ये किस वीक में डेवलप होता है, तो आपने फोर्थ वीक को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ये मेटानेफ्रॉन को, तो ये आपका फिफ्थ वीक में जो है ना वो यूजली स्टार्ट होता है। और इन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ वीक आपका को क्या चीज आती है, मीजोनेफ्रॉन आती है। ये आपने याद रखनी। अब हमने पढ़ा कि जो किडनी की एक्चुअल डेवलपमेंट है ना वो आपकी कह लो कि बनती है आपकी मेटानेफ्रॉन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रोनेफ्रॉन है ये बनेगा ड्यूरिंग दी फोर्थ वीक, लेकिन फोर्थ वीक के अंदर ही ये क्या हो जाएगा, आपका डीजेनरेट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसी तरह ये जो आपका मीजोनेफ्रॉन है, मीजोनेफ्रॉन भी आपका देखो, ये भी एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि बच्चे के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, बच्चे का जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उस दौरान बच्चे की जो किडनी आप कह लो कि बन रही होती है ना, वो आपके मीजोनेफ्रॉन से बनती है। लेकिन फिर क्या होता है, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये जो लेयर है ये डीजनरेट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। और ये खत्म होके क्या करती है, मेल के अंदर, दिस इज द एमसीक्यूज, के मीजोनेफ्रॉन आपकी डीजनरेट होके मेल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर बनने के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है, तो वो आपका आता है वास डेफरन। वास डेफरन सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। तो याद यही रखना है कि मीजोनेफ्रॉन क्या करती है, मेल रिप्रोडक्टिव जो है ना वो पार्ट के अंदर जो है ना वो कंट्रीब्यूशन करती है, उसका नाम क्या है, आपका वास डेफरन आता है। फिर उसके बाद ये आपके पास जो मीजोनेफ्रॉन है ये डिजेनरेट हो जाएगी, बाद में आता है मेटानेफ्रॉन। अब ये मेटानेफ्रॉन है जिसने आपकी परमानेंट किडनी बनानी है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका
एक तरह से डेवलपमेंट इसकी 5वें हफ्ते से स्टार्ट होगी। 5वें हफ्ते से लेके आपका 36 वीक तक जो है ना वो डेवलपमेंट होती रहती है आपकी किडनी की। ये आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास 32 या 36 वीक तक ये जो आपकी मेटानेफ्रॉन है ये डेवलप होती रहेगी आपकी किडनी के अंदर। ये आप लोगों को इसके अंदर मतलब इन लेयर्स के बारे में जो है ना वो पॉइंट पता होने चाहिए कि कौन सी लेयर खत्म होती है, अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो वो क्या बना के जा रही है। तो जो आपकी प्रोनेफ्रॉन है ये कुछ भी मतलब नहीं बनाती, ये सिंपली खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आपकी मेसोनेफ्रॉन है ये अपने कुछ रेमिनेंट छोड़ के जाएगी मेल के अंदर, जो वास डेफरन के अंदर काम करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपके पास जो है ना वो बेसिक इन लेयर्स के बारे था। अब हम आगे चलते हैं कि जब आपकी किडनी की फॉर्मेशन होती है तो कौन सी मेजर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी आपकी किडनी के पार्ट्स को बनाने के अंदर। देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास आपकी एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास किडनी है, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है, मेरे पास डिफरेंट जो है ना वो आपके पास नेफ्रॉन्स होती हैं, और नेफ्रॉन के आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंशाल्लाह। आगे फिजियोलॉजी के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपका पीसीटी है, फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज असेंडिंग, ये नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज डिसेंडिंग। और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट और जो प्रिंसिपल सेल्स आते हैं वो पार्ट है। और इसी तरह किडनी के बाहर ये आपके क्या है जी, यूरेटर्स है, यूरेटर्स के बाद आपका ब्लैडर आएगा। तो ये बेसिक जो है ना वो आपकी किडनी की स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी आपने डेवलपमेंट पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो आपके पास जो पीछे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ानी है अभी। तो अब यहाँ पे हमने किडनी की फॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो दो चीजों को डिस्कस करना है। एक हमारे पास होता है यूरिटेरिक बड, अब ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। और सेकंड हमारे पास आएगा मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। तो दीज आर दी टू स्ट्रक्चर्स जिन्होंने क्या करना है, आपकी किडनी की ये जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं या आपका जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स आते हैं उनको बनाना है। अब हम बारी बारी पढ़ते हैं। पहले ये यूरिटेरिक बड क्या होते हैं। तो देखो, आप लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि बेसिकली क्या होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास आपकी मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, आपके पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है। इस मीजोनेफ्रिक डक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको क्रेनियल पोर्शन बोलते होते हैं, जो आपका हेड की तरफ होते हैं। और जो आपका डिस्टल पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं कॉडल, ठीक है। तो क्रेनियल पार्ट जो हेड की तरफ होते हैं और जो कोडल है ये आपका टुवर्ड एनस आएगा। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये जो आपकी मीजोनेफ्रिक डक्ट है, मीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम है वुल्फियन डक्ट, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है, वुल्फियन डक्ट। ये जो आपके पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है या वुल्फियन डक्ट है, इसका ये जो कोडल पार्ट होता है ना, इस कोडल पार्ट से इस तरह से एक ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को बोलते होते हैं यूटेरिक बड। ये आपने याद रखना है। तो यूटेरिक बड क्या है, आप लोगों को अगेन बता देता हूँ कि आपके पास जो वुल्फियन डक्ट होती है या आपकी जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, उसके डिस्टल पार्ट से एक आउट ग्रोथ होती है टिश्यू की, जिसको बोलते हैं यूटेरिक बड। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर बाद में क्या होता है कि आपका ये जो यूटेरिक बड होगा, इसके आसपास यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टिश्यू अकमुलेट हो जाएगा। वो टिश्यू जो आपके यूटेरिक बड के आसपास इस तरह के अकमुलेट होते हैं, उस टिश्यू को बोलते होते हैं मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। तो मेटानेफ्रिक मीजनकाइम क्या है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये टिश्यू आपका मीजोडर्म से बनता है और इसका दूसरा नाम होता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। तो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा या मेटानेफ्रिक मीजनकाइम सेम चीज है। आपने याद ये रखना है कि जो आपका मेसोडर्म से मेटानेफ्रिक मीजनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बनता है, वो आपके यूटेरिक बड के आसपास इस तरह से बैठ जाएगा। अब ये क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि आपके मेटानेफ्रिक मीजनकाइम ने इस यूटेरिक बड के साथ इंटरेक्शन करना है। अगर ये आपका मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा या मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम इस यूटेरिक बड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है उसका जो ग्लोमेरुलस पार्ट है
या आपका ग्लोमेरुलस से लेके जो आपका डिस्टल ट्यूब तक पार्ट आता है, जिसको आप लोग डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल बोलते हो, वहां तक का जो पार्ट होता है ना वो इस इंटरेक्शन से बनता है। तो अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आपके पास जो किडनी का ग्लोमेरुलस है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल है, फिर उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ फेल्ले, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेल्ले, ये किस चीज से बनता है? ये आपका मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम का इंटरेक्शन होता है आपके यूटेरिक बड के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपका यूटेरिक बड है ये क्या बनाते हैं? यूटेरिक बड बनाता है आपके यूरेटर। उसके बाद आपका जो पेल्विस आता है, देखो किडनी का ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड पेल्विस। और उसके बाद यहाँ से आपके क्या स्टार्ट हो रहे हैं? यूरेटर्स हो रहे हैं। तो पेल्विस, यूरेटर, और उसके बाद आपके जो ये कैलिक्स होते हैं किडनी के अंदर, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, वो भी यूटेरिक बड से बनते हैं। और उसके बाद आपका जो कोलेक्टिक डक्ट होती है, तो वो सारा कुछ बनेगा यूटेरिक बड से। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये मेरे पास एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने ये पढ़ा कि मेरे पास दो टिश्यूज है, एक है यूटेरिक बड और एक है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। इन दोनों चीजों से हमने किडनी की स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है ग्लोमेरुलाई, ये ग्लोमेरुलस है, ये आपका पीसीटी पार्ट होगा, ये आपका आगे लूप ऑफ हेलने स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका लूप ऑफ हेलने फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको आप लोग असेंडिंग बोलते होते हो। तो यहाँ तक का जो पार्ट होता है ना आपका, क्योंकि आगे ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट आपकी यूटेरिक बड से बनती है। कलेक्टिंग डक्ट से पहले तक का जो पार्ट है ना, वो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनेगा। तो ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, अप टू दी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल, वहां तक का जो पार्ट है वो आपका मेसेनकाइम से बनता होता है, जिसको मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज करवा दी है कि आपका जो यूटेरिक बड है, अगर वो इंटरेक्ट करेगा मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम के साथ, तो फिर जाके आपका ये ग्लोमेरुलस से लेके आपका अप टू डिस्टल ट्यूबुल, अप टू डिस्टल ट्यूबुल तक जो है ना ये पार्ट बनते हैं। ये आपको यहाँ पे चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये मैं चीज क्यों मैंने करवाई है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डिजीज आती है, उस डिजीज को भी हम लोग यहाँ पे साथ ही कवर करते हैं। देखो बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में क्या होता है कि ये जो आपके पास मेटानेफ्रिक, ठीक है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा या मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमल, ये जो टिश्यू है ना, इसकी क्या हो जाती है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है। नॉर्मल तो हमने ये पढ़ा है कि मेटानेफ्रिक जो मेसेनकाइम है ये मेसोडर्म से बनता है, बन के ये यूटेरिक बड के साथ कंबाइन कर जाएगा, जिससे आपकी किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई है वो बन जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपका जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है या मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है, इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है एबनॉर्मली। तो जब इसकी एबनॉर्मली प्रोलिफरेशन होगी तो ये आपका लिमिट से ज्यादा बनेगा। जब ये लिमिट से ज्यादा बनेगा तो फिर क्या होगा? ये आपके एम्ब्रियोलॉजिकल ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी प्रोलिफरेशन होती है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा की? उस बिनाइन ट्यूमर को बोलते होते हैं विलम ट्यूमर। तो विलम ट्यूमर क्या है? ये कैंसर है, ये आपकी किडनी का कैंसर है, जो यंग बच्चों के अंदर होता है, यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है। इनमें होता क्या है कि जो आपका मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है उसकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाती है। प्रोलिफरेशन की वजह से आपकी एक्सेसिव ग्लोमेरुलाई स्ट्रक्चर बनती है। ये आप लोगों ने याद रखने। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि ये जो आपका विलियम ट्यूमर होता है, ये क्यों, मतलब आपके पास ये जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है इसकी प्रोलिफरेशन क्यों होगी, क्या रीजन है? तो आप लोगों ने याद ये रखना है कि बेसिकली हमारे पास WT1 ये एक जीन है जो आपके क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। जब इस जीन की म्यूटेशन होती है ना, इस जीन की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? आपका मेटानेफ्रिक जो ब्लास्टीमा होता है वो एक्सेसिव ग्रो करेगा। जब वो एक्सेसिव ग्रो करेगा तो फिर आपको विलियम ट्यूमर होगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये आप लोगों को जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट पता होना चाहिए आपका, कि विलियम ट्यूमर के अंदर अगर आपसे एम्ब्रियोलॉजी में से क्वेश्चन आए कि विलियम ट्यूमर किस चीज की प्रोलिफरेशन से होता है, यूटेरिक बड या मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, तो आप लोगों ने किसको पिक करना है? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। ये यूटेरिक बड का ट्यूमर नहीं है।
ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये फर्स्ट हमारे पास एक क्लिनिकल जो है ना वो पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अब देखो पीछे मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि आपका जो यूटेरिक बड है, अगर वो डेवलप हो और डेवलप होने के बाद वो आपका फ्यूज कर जाए आपके मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के साथ, तो आपकी नेफ्रॉन की डेवलपमेंट होगी। लेकिन अब देखो, बेसिकली आपके पास लेट्स सपोज अगर एक बंदा आता है, उसकी बॉडी के अंदर यूटेरिक बड बनता ही नहीं है। अगर किसी बंदे की बॉडी में यूटेरिक बड ना बने तो मुझे ये बताओ कि क्या उसकी बॉडी में फिर किडनी बन सकती है? आप लोगों को क्या लगता है कि अगर एक बंदा, उसकी बॉडी में यूटेरिक बड ही नहीं बन रहा, तो अगर उसकी बॉडी में यूटेरिक बड नहीं बनेगा तो क्या होगा? उसकी बॉडी में किडनी की जो है ना वो डेवलपमेंट नहीं होगी, किडनी एब्सेंट होगी। दिस इज कॉल्ड रीनल एजेनेसिस। तो रीनल एजेनेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो यूटेरिक बड है ये डेवलप नहीं होता, इसका फेलियर हो जाता है। ये आपने याद रखना। अब इसका फेलियर क्यों होता है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। इसका फेलियर इसलिए होता है कि आपका जो मेसेनकाइम टिश्यू होता है ना, वो इसको सिग्नल नहीं देता। तो जब मेसेनकाइमल टिश्यू आपका सिग्नल नहीं देगा तो आपका यूटेरिक बड जो है ना वो डेवलप नहीं होगा। अब देखो, ये जो किडनी की डेवलपमेंट है ना, ये हो सकता है आपको एक साइड की हो या हो सकता है दोनों के अंदर मसला आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेट्स सपोज एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में दो किडनीज है, लेकिन हमारे पास एक बच्चा आया है, उसको रीनल एजेनेसिस है, उसकी एक किडनी एब्सेंट है। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर आप, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर एक किडनी है एक नहीं है, तो जो मेरी बॉडी के अंदर किडनी है, क्या उसके ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ेगा जितना आपके पास अगर दो है, मतलब दोनों में डिवाइड होगा? या अगर आप एक किडनी को बाहर निकाल देते हो तो दूसरी किडनी के ऊपर प्रेशर डबल आ जाएगा या कम आएगा? क्योंकि पहले दो किडनीज थी, तो आपका क्या हुआ था, जो प्रेशर है वो डिवाइड हो गया। लेकिन जब आपकी एक किडनी निकाल दी जाएगी तो दूसरी किडनी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा। दूसरी किडनी ने क्या करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है, दूसरी किडनी ने सारा काम करना है। तो उससे फिर क्या होगा, आपकी जो दूसरी किडनी एक होगी प्रेजेंट, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि जो आपकी एक किडनी बचेगी, उस किडनी की क्या हो जाएगी, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी क्यों होगी? क्योंकि हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही है, ये काम ज्यादा करना पड़ रहा है इसको। अब मैं ये चीज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि अगर एक बच्चा, उसको रीनल एजेनेसिस है, उसकी एक किडनी एब्सेंट है लेकिन दूसरी किडनी उसमें प्रेजेंट है, इस बच्चे को फ्यूचर में जाके क्या डिजीज प्रोड्यूस होगी? तो आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है कि बच्चे को फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ये कंडीशन इस बच्चे को डेवलप हो सकती है अगर इस बच्चे की किडनी का हाइपरप्लेजिया होता है, और आगे जाके फिर इसको ये मसला बनेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये भी किडनी फेल हो जाएगी। जब ये किडनी फेल होगी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। अच्छा, दूसरा एक और मैं यहाँ पे चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे आप लोग ये बताओ कि पीछे आप लोगों को मैंने एमनियोटिक कैविटी का बताया है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, जल्दी से मुझे बताएं। एमनियोटिक कैविटी के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड कौन सी चीज बनाती है? बच्चे के लंग बनाते हैं, बच्चे का हार्ट बनाता है, बच्चे की किडनी बनाती है, क्या कौन सी चीज बनाती है? भाई ये तो फ्लूइड तो होता है, फ्लूइड तो वो होगा ना जो आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड है, लेकिन बनता कहाँ से है? लंग से बनेगा, हार्ट से बनेगा, किडनी से बनेगा? हमेशा याद रखना है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे का यूरिन होता है। जो बेबी का यूरिन है ना, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते होते हैं। अब देखो, आप लोग खुद सोचो कि अगर बच्चे की किडनीज खराब है, अगर बच्चे की दोनों किडनीज काम नहीं करती तो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। जब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो क्या होगा? बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की बॉडी में अमनियोटिक फ्लूइड कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और मैं यहाँ पे चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये बच्चे की बॉडी के अंदर जो अमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मदर के जो ऑर्गन्स है ना, उनसे बच्चे को प्रोटेक्ट करना, कि मदर के ऑर्गन्स बच्चे के ऊपर प्रेशर ना डाले। ये कुशन के तौर पे काम करता है। ये बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मदर ऑर्गन्स। अब जब क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो बच्चे के ऊपर क्या होगा, प्रेशर डलेगा।
बच्चे के क्या होंगे, ऑर्गन्स के ऊपर एक तरह से कंप्रेशन पड़ेगा। तो उससे फिर बच्चे को कुछ डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे। उन सिम्टम्स को अगर हम इकट्ठा करेंगे, उसको बोलते हैं पोर्टर सिंड्रोम। ये भी आगे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि पोर्टर सिंड्रोम क्या होता है। लेकिन एक चीज याद रख लो, इसका कंसेप्ट क्या है कि जब बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमनियाज होगा। तो जो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड कम है, उसकी वजह से बच्चे के ऑर्गन्स की डिसरप्शन होगी, जिसकी वजह से बच्चे को मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे। उन मल्टीपल सिम्टम्स को अगर इकट्ठा करोगे, दिस इज कॉल्ड पोर्टर सिंड्रोम। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं। ये रीनल एजेंसीज, ये सब लोगों को क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम आज जो यहाँ पे डिजीज डिस्कस करेंगे आपकी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, वो आती है मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। अब ये जितनी भी मैं डिजीजेस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को कल मैं इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगा, और आप आज भी आप लोगों को एमसीक्यूज बता दूंगा कि एग्जाम में एमसीक्यूज आते किस तरह से इन सब डिजीजेस में से। अच्छा, सबसे पहले इस डिजीज के नाम से क्या पता चल रहा है? देखो, मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये जो डिजीज है, इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो किडनी होगी ना, उसकी किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। अब देखो, बात ये है, हम लोग यहाँ पे टॉपिक कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी का, दरमियान में ये टॉपिक कैसे आ गए? क्योंकि इसका एम्ब्रियोलॉजी के साथ रिलेशन है। मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था कि जो आपका यूटेरिक बड है, उसने इंटरेक्ट होना है आपके मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के साथ। अगर तो ये इंटरेक्शन होता है नॉर्मल, तो आपकी किडनी ठीक बनेगी। लेकिन अगर ये इंटरेक्शन एबनॉर्मल होता है ना, आपका यूटेरिक बड आपकी मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो आपकी किडनी के अंदर क्या होगा? एक तरह से रीनल डिस्प्लेसिया हो जाएगा। आपकी किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगी। आपकी किडनी का जो टिश्यू होगा, उसको सिस्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये आपने याद रखना। और जब आपकी किडनी में सिस्ट बन जाएंगी, तो आपकी किडनी का जो फंक्शनल टिश्यू होगा, वो फिर कम हो जाएगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किस चीज की वजह से होती है, तो आप लोगों ने इसमें क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखो कि यूटेरिक बड ने फ्यूज होना होता है मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के साथ। जब यूटेरिक बड मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के साथ फ्यूज करते हैं, तो आपकी किडनी की नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मली इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, या सिंपल याद रखो, यूटेरिक बड का मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के साथ एबनॉर्मल इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा? आपकी रीनल डिस्प्लेसिया हो जाएगा। आपकी किडनी का जो नॉर्मल टिश्यू होगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सिस्ट के साथ। और वो जो सिस्ट होगी, वो फिर आपकी किडनी के नॉर्मल फंक्शन को जो है ना, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये थर्ड आप लोगों को मैंने डिजीज पढ़ाई है रीनल एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आती है यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए व्हाट इज यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन। फिर आगे पढ़ते हैं इसका डिटेल में। देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास किडनी है, ठीक है। किडनी का ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड पेल्विस। और इस पेल्विस के बाद यहाँ से आपके यूरेटर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो आपके पास पेल्विस है और ये जो आपका यूरेटर्स आते हैं, यहाँ पे एक जंक्शन होता है, जिसको बोलते हैं यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। सिंपल याद रखो कि वो कनेक्शन जो आपका यूरेटर और पेल्विक के दरमियान होगा, उसको बोलेंगे यूरेटरो पेल्विक जंक्शन। अब देखो, ये जो आपके पास जंक्शन होता है ना, ये कनेक्शन होता है, ये बच्चे की किडनी में सबसे लास्ट में बनता है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन बाज बच्चों में क्या होता है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये सही से नहीं बनता। इस कनेक्शन के सही से ना बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूरिट्रोपेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिट्रोपेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? जब आपका यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन सही से डेवलप ना हो, और वहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, उसको बोलेंगे यूरिट्रोपेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर एक बच्चे को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो क्या उस बच्चे का यूरिन आपका किडनी से यूरेटर में आ सकता है? अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपका यूरिन आगे यूरेटर में नहीं आएगा, तो वो सारा का सारा आपकी किडनी में खड़ा रहेगा। तो आपकी किडनी की क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी।
पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसको बोलेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है कि जब आपकी किडनी की ड्रेनेज नहीं होगी तो वो सारा फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा इस प्रोक्सिमल यूरेटर से पीछे पीछे। मतलब अगर यहाँ पे नर्विंग है तो पीछे वाला पार्ट सारा स्वेल हो जाएगा। तो बच्चे को मतलब क्या होगा, फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। और अगर ये इनसाइड द यूट्रस है बेबी, तो आप लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसको डिटेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर एक बच्चा बोर्न हो जाता है लेकिन बाद में उसको क्या मसला आएगा, अगर आपका फ्लूइड अकमुलेट होता है तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी प्रोलिफरेट कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपका यूरिन आगे नहीं आएगा तो आपका जो यूरिन फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर आपका यूरिन फ्लो कम होता है ना, तो आपको किडनी स्टोन्स या यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन बच्चों को फिर क्या मसला बनेगा, इन बच्चों को बार बार यूटीआई हो सकता है, किडनी स्टोन बन सकते हैं, इनकी किडनी की स्वेलिंग हो जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। और इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, आप लोग अल्ट्रासाउंड करोगे, अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको पता चल जाएगा किडनी डायलेटेड है। और ट्रीटमेंट आप आफ्टर बर्थ जो है ना इसकी सर्जरी कर दोगे। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, पहले मुझे आप लोग ये बताओ, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर कितनी किडनीज होती हैं? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितनी किडनीज होती हैं? दो होती हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर यूरिटर कितने होते हैं? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में यूरेटर कितने होते हैं? आपके पास टू होते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लैडर कितने होते हैं? एक होता है। तो देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है जी, आपकी किडनी है, ठीक है, ये सेकंड है, और ये आपके क्या है, यूरेटर्स हैं। और ये दोनों यूरेटर्स कहाँ पे आ रहे हैं? आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास आ रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर के बाद कौन सा पार्ट आता है मेल के अंदर? जल्दी से मुझे बताएं। यूरिनरी ब्लैडर के बाद कौन सा पार्ट आता है? ये जो पार्ट यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा बोलते होते हैं, शाबाश, ठीक है। ये क्या है? यूरिथ्रा। अच्छा, यूरिथ्रा की साइड पे कौन सा ग्लैंड होता है मेल के अंदर? जल्दी से बताएं। यूरिथ्रा की साइड पे कौन सा ग्लैंड होता है? यहाँ पे आपका आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, खैर ये कल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, बट फिर भी आप लोग याद रखो। देखो अगर एक बंदा, उसमें क्या होता है कि ये जो यूरिटर्स हैं ये आपके पास दो से चार बन जाए, या लेट्स सपोज लेफ्ट साइड पे एक है, एक की बजाय दो बन जाए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डुप्लेक्स कुलेक्टिंग सिस्टम। डुप्लेक्स कुलेक्टिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपका यूरिटर डुप्लीकेट हो जाता है, एक से दो होंगे। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना। अब ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन दी यूटेरिक बड, कि आपके जो यूटेरिक बड होते हैं ना वो आपके डबल होंगे। अगर वो लेट्स सपोज लेफ्ट साइड पे दो यूरेटर है तो लेफ्ट साइड पे दो यूटेरिक बड होंगे। अगर आपका राइट साइड पे है तो राइट साइड पे यूटेरिक बड दो होंगे। तो ये आपने प्लीज याद रखना है कि अगर आपका यूटेरिक बड दो हो या वो बाइफरकेट हो जाए, ठीक है, तो आपका जो यूरेटर है ये डबल हो जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। और उससे फिर क्या होगा, अगर आपके यूरिटर्स डबल हैं तो उससे फिर आपका जो फ्लो है ना, आपका जो यूरिनरी फ्लो है वो थोड़ा पुअर हो जाएगा, या उसके अंदर कह लो कि सही से ड्रेनेज नहीं होगी। जब उससे सही से ड्रेनेज नहीं होगी तो मसला वही आएगा कि आपका फ्लूइड पीछे अकोमुलेट हो जाएगा, और दूसरा फिर बच्चे को हाइड्रोनेफ्रेसिस, बच्चे को यूटीआई, ये मसला बनेगा। और इसके साथ साथ वो बच्चे जिनको डुप्लेक्स कुलेक्टिंग सिस्टम डिजीज होती है, उन बच्चों को साथ में एक और डिजीज होती है जिसको बोलते हैं वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो वेजिको का मतलब होता है ब्लैडर, ठीक है, यूरिट्रल का मतलब होता है आपके यूरिटर्स है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि एक चीज आपकी रिटर्न हो रही है। मुझे आप लोग पहले ये बताओ कि जो आपका यूरिन होता है वो फॉरवर्ड फ्लो होता है या उसका बैकवर्ड फ्लो होता है? जो आपका यूरिन है वो फॉरवर्ड फ्लो करता है या बैकवर्ड? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो यूरिन है ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर यही यूरिन आपके ब्लैडर से वापस यूरिटर में चला जाए, दिस इज कॉल्ड वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स। ये आपने याद रखना है कि जब आपका यूरिन का फ्लो ब्लैडर से यूरिटर या किडनीज की तरफ बैकवर्ड होता है, इसको क्या बोलेंगे? वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स बोलेंगे। अब भाई देखो सीधी सी बात है, यूरिन अगर आपका वापस जा रहा है आपके यूरेटर या किडनी के अंदर तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या हो सकता है? आपको बार बार यूटीआई हो सकता है, आपको इन्फेक्शन से स्टोन बन सकते हैं। तो वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स से आपको यूटीआई हो सकता है, स्टोन्स बन सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो आपका वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स है इसकी वजह क्या है?
तो बेसिकली ये जो वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स है ना, इसकी दो टाइप्स होती है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। देखो, आपने याद क्या रखना है कि बेसिकली कुछ बेबीज ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों के अंदर होता ये है कि आपका ये जो यूरिटर और ब्लैडर के दरमियान, जहाँ पे यूरिटर ने आके ब्लैडर के साथ मिलना होता है ना, यहाँ पे जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं यूरिट्रो वेजिकल जंक्शन। देखो, एक होता है यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन, वो आपका किडनी में होता है। एक होता है यूरिट्रो वेजिकल जो आपका ब्लैडर में होता है। तो ये जो आपका जंक्शन है ना, जब इसका क्लोजर ठीक से नहीं होता, जब इसका क्लोजर एबनॉर्मल होगा, तो फिर आपको जो है ना ये डिजीज प्रोड्यूस होगी। तो प्राइमरी के अंदर याद क्या रखना है कि प्राइमरी के अंदर आपका वेजिको, जो वेजिको वी से बनेगा, यूरिट्रल जो जंक्शन होगा वो एबनॉर्मल होगा। लेकिन जो सेकेंडरी होता है ना, आपने याद ये रखना है कि सेकेंडरी के अंदर आपका वेजिको यूरिट्रल जो जंक्शन होगा उसका मसला नहीं होता। मसला होता है आपका ये जो यूरिथ्रा होता है ना, यहाँ पे आपके यूरिथ्रल वेल्व्स पड़े होते हैं, उनको बोलते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व। तो ये जो आपके पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व्स होते हैं ना, अगर इनका मसला बने, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आपके ये पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व सही से नहीं बनते, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो आपका तो पीछे सारा फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा, आपका यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। यूरिन इकट्ठा होगा तो ब्लैडर में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब आपके ब्लैडर में प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपका यूरिन बैकवर्ड जाने लग जाएगा। तो उससे भी क्या होगा, वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स होगा। तो प्राइमरी में मसला होता है जंक्शन के ऊपर, सेकेंडरी में मसला होगा पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व के ऊपर। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट में जो चीज आप लोगों को छुड़वाई थी वो मैं क्लियर करवा देता हूँ कि आपके पास पोर्टर सिंड्रोम क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो भी डिजीज आप लोग पढ़े, जो भी टर्म आप लोग पढ़े, पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन पता है ना, तो समझो कि आधी चीज समझ आ गई है। अब सिंड्रोम किस चीज को बोलते हैं? सिंड्रोम हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को इकट्ठा करें, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। अब पोर्टर सिंड्रोम क्या होता है? देखो, मैंने आपको पीछे बताया कि वो बेबीज जिनके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है या एब्सेंट होता है, जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा या एब्सेंट होगा, तो जो बेबी होगा ना, वो फिर क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा मदर ऑर्गन के आगे। तो मदर के जो ऑर्गन्स होंगे, वो बच्चे को फिर क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। बच्चे के जो आपके पास ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, क्योंकि ये कशन के तौर पे काम करते हैं, प्रोटेक्ट करता होता है। अगर ये नहीं होगा, तो आपका जो फीटल कशनिंग कह लो, प्रोटेक्शन है, वो लॉस हो जाएगी। जब वो लॉस होगी तो क्या होगा, बच्चे को जो है ना वो कंप्रेशन बाहर से आएगा। उससे फिर क्या होगा, बच्चे के जो फीटस का फेस होगा, उसके जो लिम्स होंगे, वो सही से डेवलप नहीं होंगे। तो जब वो सही से डेवलप नहीं होंगे, उसकी वजह से फिर मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे बेबी को, जिसको बोलते हैं पोर्टर सिंड्रोम। और दूसरी एक और चीज देखो, मैंने पीछे आपको क्या बताया है कि बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो यूरिन होता है बेसिकली। और यही यूरिन होता है जिसको बच्चे ने क्या करना होता है, बेसिकली लंग्स की डेवलपमेंट करानी होती है। ये भी प्लीज आपने याद रखना है कि बच्चा अगर इस चीज को एस्पायरेट करेगा, तो बच्चे के लंग की डेवलपमेंट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के लंग की डेवलपमेंट कैसे होती है जब वो इनसाइड द यूट्रस होता है, तो वो ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बच्चा इसको स्पायरेट करेगा, ठीक है, इसको स्पायरेट करेगा तो आपके लंग्स की जो है ना वो डेवलपमेंट होगी। ये आपको इसके अंदर जो है ना वो चीज पता होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज अगर एक बेबी के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होते हैं, तो पहली बात क्या होगा, उसको बाहर से फोर्स लगेगी, मदर के ऑर्गन्स कंप्रेस करेंगे, उससे फिर बच्चे के जो लिम्स है, बच्चे के लिम्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, बच्चे का जो फेस है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, बच्चे का फेस फ्लैट हो जाएगा। थर्ड, देखो मैंने क्या बताया कि बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं होंगे। जब बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड आपका नहीं होगा, तो उसको पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, और इससे फिर बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये जो लंग डैमेज, जो आपका लिम्स का डैमेज हो रहा है, फेस का डैमेज हो रहा है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो रहा है, कलेक्टिवली इस चीज को हम लोग पोर्टर सिंड्रोम बोलते होते हैं। ये आपने इसमें जो है ना वो याद रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो पोर्टर सिंड्रोम है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो कम हो रहा है, ये क्यों होता है, इसकी क्या काजिज है, तो भाई सिंपल सी बात है।
अगर एक बच्चा उसमें रीनल एजेनेसिस है, अगर उसकी किडनीज ही नहीं है तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। पहली बात ये। फिर इसी तरह अगर एक बच्चा, देखो आपने पीछे पढ़ा कि जो आपका यूरिन है वो किडनी से बनेगा, किडनी से बन के वो यूरेटर में आएगा, यूरेटर से वो ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से वो कहाँ पे जाएगा, आपके यूरिथ्रा में जाएगा, यूरिथ्रा से फिर वो आपका कह लो कि एमनियोटिक कैविटी में जाएगा। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आपका यूरिन एमनियोटिक कैविटी में जा सकता है? अगर आपकी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका फ्लो नहीं होगा, उससे भी क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। तो उससे भी बच्चे को क्या हो सकता है, आपका ओलिगोहाइड्रोमनियास हो सकता है। ये प्लीज आपने याद रखना है। और दूसरा ये देखो, मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर लेट्स सपोज ये आपका ब्लैडर है और यहाँ पे आपका क्या है, लेट्स सपोज पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व की ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो मुझे आप लोग ये बताओ कि जो फ्लूइड आपका पीछे इकट्ठा होगा वो आपके ब्लैडर के अंदर प्रेशर को ज्यादा करेगा या कम करेगा? वो आपके प्रेशर को ज्यादा करेगा या कम करेगा? अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो बैकवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा। अगर बैकवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर कहाँ पे जाएगा, आपके दोनों यूरेटर्स पे जाएगा। तो बच्चे का ब्लैडर भी डिस्टेंड हो जाएगा, बच्चे के यूरेटर्स भी फूल जाएंगे, और यूरेटर फिर आगे आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा करेगा, उससे फिर आपकी किडनी में पानी भर जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक मदर अपने बच्चे को लेके आई है, उसका एब्डोमिनल पेन हो रही है, आपने अल्ट्रासाउंड किया, उसकी किडनीज डायलेटेड है, उसका ब्लैडर डायलेटेड है, उसके यूरेटर डायलेटेड है, तो उस बच्चे को कौन सी कंडीशन है? तो आप लोगों ने पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व को जो है ना वो पिक करना है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर एक बच्चा, उसकी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर एक बच्चे की किडनी के अंदर सिस्ट बन जाती है, अगर किसी को ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, अगर एक बेबी उसकी किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपकी किडनीज अफेक्ट होंगी, आपकी किडनीज नॉर्मल काम नहीं करेंगी, उससे भी आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नहीं बनेगा। तो उससे फिर क्या हो जाएगा, बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमनियाज होगा, ओलिगोहाइड्रोमनियाज से फिर आपका पोर्टर सीक्वेंस या पोर्टर सिंड्रोम होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जल्दी से मुझे बताएं, ये सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताओ यार। ये पोर्टर सीक्वेंस देखो, आप लोगों को इसके अंदर क्लिनिकल पिक्चर्स पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर काजेज जो मैंने पढ़ाई है वो पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट आपका टॉपिक है, इसको समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग बुक से देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हॉर्स शू किडनी। अब देखो, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि जब बच्चे की किडनी की डेवलपमेंट होती है तो एक नॉर्मल बेबी की किडनीज कहाँ पे होती है, आपके पेल्विक में होती है या एब्डोमेन के अंदर होती है? जब बच्चे की किडनीज बनना स्टार्ट होती है, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा के चौथे हफ्ते में, पांचवें हफ्ते में आपकी किडनीज बनेगी, तो वो पेल्विक के अंदर होती है। इस किडनी ने ऊपर जाना होता है आपके एब्डोमेन के अंदर। ये मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मल क्या होता है कि हमारी जो किडनीज होती है वो पेल्विस के अंदर होती है, पेल्विस से इसने असेंड होना है, ऊपर की तरफ जाना है आपके एब्डोमेन के अंदर। अब देखो, अगर आपकी किडनी एब्डोमेन में जाती है, एब्डोमेन में जाके वो रिट्रोपेरिटोनियम होती है वहां पे प्रेजेंट होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज ये मेरे पास किडनी वन साइडेड है और ये मेरे पास दूसरी किडनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी किडनीज का ये जो इंफीरियर पोल है ना, ये आपस में जो है ना वो मिल जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते होते हैं, बेसिकली हॉर्स शू किडनी बोलते हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब आपकी किडनीज के इंफीरियर पोल या नीचे वाले पार्ट दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, दिस इज कॉल्ड हॉर्स शू किडनी। और जब ये फ्यूज होंगे ना, तो दूसरा मसला ये आएगा कि जब ये ऊपर जाने लगेंगे तो आपकी जो इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी होगी उसके नीचे ये ट्रैप हो जाएंगे। तो इसमें आपने प्लीज दो बातें याद रखनी है कि हॉर्सशू किडनी में क्या होता है, जो आपकी किडनी के इंफीरियर पोल है वो आपस में कनेक्टेड होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरा, जब ये जुड़ेंगे तो आपकी किडनीज ऊपर नहीं जाएंगी और वो आपकी इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी के नीचे जो है ना वो ट्रैप हो जाएंगी। उससे फिर बोलते हैं बंदे को हॉर्सशू किडनी है। और ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं कि वो कौन से पेशेंट है जिनको हॉर्सशू किडनी होती है। तो आपने क्या याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट और डाउन सिंड्रोम के पेशेंट, इनको ये जो है ना वो डिजीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह वो लोग जिनको वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स होते हैं, उनके अंदर भी ये जो है ना वो डिजीज प्रेजेंट हो सकती है।
तो ये बेसिकली जो है ना वो आपका किडनी की एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड ये सारी चीजें आप लोगों को जो है ना वो पता होनी चाहिए। आपसे एग्जाम के अंदर जो है ना वो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं आपकी फर्स्ट एड की बुक से। वहां पे देखते हैं कि उन्होंने क्या चीजें बताई हुई है, क्या एडिशनल चीजें। तो सब लोगों को बुक नजर आ रही है? सब लोगों को ये बुक का पेज क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है किडनी के एम्ब्रियोलॉजी के अंदर के हमारे पास तीन जो है ना वो आपके पास कह लो कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती हैं, प्रोनेफ्रॉन, मेसो एंड मेटानेफ्रॉन। सबसे पहले उसने बताया कि प्रोनेफ्रॉन चौथे हफ्ते में बनती है, बाद में डीजनरेट हो जाती है। मेसोनेफ्रॉन भी चौथे हफ्ते में बनेगी। ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इंटर्म किडनी, मतलब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किडनी का जो है ना वो फंक्शन के तौर पे काम करती है। और मेल के अंदर ये आपके पास क्या बनाती है, वुल्फियन डक्ट, जो बाद में क्या बनाएगा, डक्टस डेफरन या वास डेफरन या एपिडिडमस। तो इस पॉइंट को मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ कि जो मेसोनेफ्रॉन है ना वो बच्चे की किडनी, बच्चे की बॉडी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक काम करेगी, बाद में ये खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म होगी ना तो ये मेल के अंदर क्या बनाएगी, वुल्फियन डक्ट। ये जो वुल्फियन डक्ट है इसने क्या बनाना होता है, वास डेफरन और एपिडिडमस, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है मेटानेफ्रॉन। तो ये परमानेंट किडनी बनाती है, ये 5वें हफ्ते में स्टार्ट होती है। और बच्चे की जो किडनी की डेवलपमेंट है वो 36वें हफ्ते पे जाके कंप्लीट होती है। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं यूटेरिक बड। यूटेरिक बड का दूसरा नाम है मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। उसने ये बताया है कि ये कहाँ से बनता है, कोडल एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। देखो मैंने आपको ये बताया था, ये मेरे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है, इसका ये वाला पार्ट डिस्टल है, डिस्टल पार्ट को क्या बोलेंगे, कोडल। और यहाँ से एक टिश्यू आउट ग्रोथिंग होगी जिसको बोलेंगे यूटेरिक बड। और ये बाद में क्या करता है, यूरेटर बनाता है, पेल्विस बनाता है, कैलिक्स बनाता है और कलेक्टिंग डक्ट बनाता है। ये मैंने आपको पीछे करवा दिया था। और फिर उसने लिखा फुली कैनलाइज बाय वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट। तो सिंपल याद रखो कि इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल होते हैं यूटेरिक बड के अंदर, उनकी कैनलाइजेशन हो जाती है 10वें हफ्ते तक। ये भी इतना एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि यूटेरिक बड बनाता है। फिर है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, इसका दूसरा नाम है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। यूटेरिक बड आपका इंटरेक्ट करेगा विद दिस टिश्यू, अगर ये इंटरेक्शन होगा तो आपकी ग्लोमेरुलाई से लेके डीसीटी तक बनेगा। अगर आपका ये इंटरेक्शन अब नॉर्मल होता है उससे फिर क्या होगा, बच्चे को सेवरल जो है ना वो मेल फॉर्मेशन या किडनी के अंदर मसले आएंगे। उसमें रीनल एजेनेसिस है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी है जो मैंने आप लोगों को करवा दी है। फिर है यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन, यूरिट्रोपेल्विक, ये आपका लास्ट टू कैन, मतलब ये सबसे लास्ट में बनता है। अगर इसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो बच्चे को ये बाईलेटरल भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यूनिलेटरल भी। उससे फिर आपके पास अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यूरिन आगे नहीं आएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, इसको आप अल्ट्रासाउंड से देख सकते हो। ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आगे पोर्टर सीक्वेंस है, इसमें क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमियाज होता है, कंप्रेशन ऑफ डेवलपिंग फीटस, बच्चे के जो पार्ट्स है उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ता है, लिम्ब डिफॉर्मिटीज आएंगी। फेस की एनॉमलीज, फेस की एनॉमलीज में क्या आएगा, बच्चे के कान लो सेट होंगे, थोड़े नीचे होंगे। बच्चे को रिट्रोगनेथिया, बच्चे की जो आपके पास ये चिन्ह है थोड़ा पीछे की तरफ होगी। नोज बच्चे का फ्लैट होगा। फिर उसने लिखा कंप्रेशन ऑफ चेस्ट एंड लेक ऑफ amniotic fluid aspiration into fetal lung लीड टू pulmonary hypoplasia। मतलब ये है कि जब amniotic fluid नहीं होगा, एक तो एस्पिरेशन नहीं होगी, दूसरा मदर के जो ऑर्गन्स हैं वो बच्चे की चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, उससे आपका लंग डेवलप नहीं होगा। अच्छा जी, ये क्यों होता है, ये आपका अगर प्लेसेंटा काम नहीं करता, अगर बच्चे की यूरिन आउटपुट नहीं है, लेट्स सपोज रीनल एजेंसीज है, अगर किसी को ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, अगर किसी को पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन है या रीनल एजेंसिस, तो दीज आर द काजेस इन विच एमनियोटिक फ्लूइड आपका नहीं बनेगा, बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमियाज होगा। अच्छा जी, आगे उसने यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। बच्चे को पुल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है, ओलिगोहाइड्रोमियाज होगा, ट्विस्टेड फेस होगा, ट्विस्टेड स्किन होगी, बच्चे को एक्सट्रीमिटीज के लिम्ब डिफेक्ट होंगे और रीनल फेलियर इन यूट्रो होगा। तो जल्दी से मुझे बताएं, ये पहला पेज, इसमें कोई भी एक चीज जो आप लोगों को यहाँ से नहीं क्लियर, ये पूरा पेज क्लियर है सब लोगों को? ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सब लोगों को दूसरा पेज विजिबल है? सब लोगों को दूसरा पेज क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है होशू किडनी। उसने बताया है कि आपकी जो दोनों किडनीज हैं, अगर आपके इसके इंफीरियर पोल फ्यूज हो जाते हैं अब नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं,
होर्स शू किडनी बोलते हैं। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये दोनों इंफीरियर पोल फ्यूज हुए पड़े हैं। फिर उसके बाद उसने लिखा कि आपकी जो नॉर्मल किडनीज होती हैं वो पेल्विस से आपकी, जब फीटल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो पेल्विस से एब्डोमेन की तरफ जाती है। लेकिन जब ये एब्डोमेन की तरफ जाने लगेंगी तो ये आपके इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के नीचे ट्रैप हो जाएंगी। उससे फिर क्या होगा, ये आपके एब्डोमेन में नहीं जाएंगी, आपका लोअर एब्डोमेन जो पेल्विक के अंदर आता है वहां पे ये अटक जाएंगी। ये इससे फिर क्या होगा, उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो बच्चे जिनको हाइड्रोनेफ्रेसिस होती है ड्यू टू यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, या जिनको रीनल स्टोन होता है, या जिनको इन्फेक्शन होती है, उनके अंदर ये जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो होर्सशू किडनी की एसोसिएशन के हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ, रीनल स्टोन और इन्फेक्शन के साथ। और वो बच्चे जिनको ये होर्सशू किडनी होती है उनको आगे जाके रीनल कैंसर हो सकते हैं। फिर उसने लिखा है कि होर्सशू किडनी किन लोगों को ज्यादा होती है, जिनको टर्नर सिंड्रोम है, या आपका ये ट्राइसोमिस, जिनको क्रोमोसोम 13, 18 या 21 का मसला होता है। तो ट्राइसोमी देखो, हर बंदे की बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर, मतलब लेट्स सपोज क्रोमोसोम एक है ना, तो ये इसकी दो कॉपीज होंगी। क्रोमोसोम वन की दो कॉपीज है, एक मदर और एक फादर की तरफ से। अगर दो की जगह पे तीन कॉपीज हो जाए ना, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। अगर क्रोमोसोम 13 तीन दफा होगा तो उसको ट्राइसोमी 13 बोलेंगे। अगर 18 है तो उसको 18 बोलेंगे। अगर 21 है तो वो आपका ट्राइसोमी 21 होगा। ये आप लोगों ने इसमें याद रखें। बाकी ये उसने देखो, ये आपके दोनों पोल जो है ना वो फ्यूज हुए पड़े हैं, उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये भी डायग्राम देख लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजेनिटल सोलिटेटरी फंक्शनिंग किडनी। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा बोर्न होता है, उसकी बॉडी में सिर्फ एक किडनी काम करती है। ये बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इनकी जो दूसरी किडनी होती है उसमें हाइपर ट्रोफी हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन से लोग होते हैं, तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी में एक किडनी ना बने उसको यूनिलैटरल रीनल एजेंसिस बोलेंगे। तो ये कैसे होता है, अगर आपका यूटेरिक बड फेल हो जाए और वो डेवलप या इंड्यूस ना हो सके बिकॉज ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम, तो उससे फिर क्या होगा, आपका किडनी या यूरेटर एक तरफ नहीं बनेगा, जिसको यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस बोलेंगे। फिर अब मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, ये भी मैंने बता दिया कि जो आपका यूटेरिक बड है वो बंद तो जाता है, लेकिन आपके जो मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम है उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये आपने याद रखना है। देखो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका यूटेरिक बड जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, और वो फेल होके सिंपल याद रखो कि वो बने ही ना, अगर आपका यूटेरिक बड बने ही ना, उसको यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस होगा। लेकिन अगर आपका यूटेरिक बड बने, लेकिन वो बन के मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम को इंड्यूस ना करे, उसको डिफरेंशिएशन ना करे, उसको होगा मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। और इसमें क्या होगा, बच्चे की किडनी के अंदर सिस्ट बनेगी, बच्चे की किडनी के अंदर नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू इकट्ठा हो जाएगा, और वो टिश्यू और वो सिस्ट फिर आपकी किडनी को नॉन फंक्शनल कर देगी। ये आपने याद रखना है। और ये एक तरफ भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी, बाईलैटरल भी। अगर ये दोनों तरफ होगा तो बच्चे को पोर्टर सीक्वेंस हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे आता है डुप्लेक्स। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जब आपका यूटेरिक बड अगर इसकी बाइफर्केशन हो जाए, जब ये आपका मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के साथ मिलता है, उससे पहले अगर इसकी बाइफर्केशन हो जाए तो आपके जो यूरेटर्स हैं ये डबल हो जाएंगे। वाई शेप बाइफिड का मतलब है कि दो यूरेटर होंगे। उससे फिर आपके पास क्या होगा, आपका जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो डबल हो जाएगा। आपको दो यूटेरिक बड मिलेंगे, दोनों आपके मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के साथ, या आप सिंपल याद रखो कि ब्लैडर के साथ मिलेंगे। इससे फिर बच्चे को वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स हो सकता है, यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यूटीआई ज्यादा होगा, और हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये सारी वही चीजें जो आप लोगों को लेक्चर के अंदर करवा दी गई है। फिर है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। तो उसने क्या बताया हुआ है कि जो आपका प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का मतलब होता है कि वो यूरिथ्रा जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आता है उसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बोलते हैं। तो अगर उस प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर या पोस्टीरियर यूरिथ्रा के अंदर कोई अबनॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट हो, कोई मेम्ब्रेन रेमिनेंट प्रेजेंट हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। उससे फिर आपको यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, आपको उससे फिर बाईलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, आपका ब्लैडर डायलेट हो जाएगा, यूरेटर डायलेट हो जाएगा। उसको आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर देख सकते हो। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर है तो आपका यूरिन आगे नहीं आएगा, ओलिगोहाइड्रोमियाज हो जाएगा। अगर ओलिगोहाइड्रोमियाज होते हैं तो पोर्टर सीक्वेंस या पोर्टर सिंड्रोम होगा। और दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर
आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इन्फेंट। ये भी एमसीक्यूज है क्योंकि आपके ब्लैडर के आगे आता है आपका यूरिथ्रा। तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन ब्लैडर के बाहर आ रही है। फिर आगे आता है वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स। इसमें उसने क्या बताया कि अगर आपका यूरिन आपके ब्लैडर से आपके यूरिनरी ट्रैक मतलब ये जो यूरिटर्स है ये किडनी की तरफ वापस जाता है। रिट्रोग्रेड फ्लो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्लो, उसको वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो ये क्यों हो सकता है? इट इज ड्यू टू, मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर आपका यूरिट्रोपेल्विक जो जंक्शन है, प्राइमरी का मतलब होगा कि अगर आपका यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन एबनॉर्मल है। सेकेंडरी में मैंने क्या बताया था, अगर आपको पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व की ऑब्स्ट्रक्शन है उससे फिर क्या होगा, आपके ब्लैडर में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लैडर में प्रेशर ज्यादा होगा तो उससे फिर आपका जो है ना वो एक तरह से बैकवर्ड फ्लो होगा, और इससे फिर आपको बार बार यूटीआई हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, ब्लैडर आपका, ये सारी प्रॉब्लम जिसके अंदर आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये आप लोगों के जो है ना वो एक तरह से फर्स्ट एड से आप लोगों ने ये एम्ब्रियोलॉजी के बाद जो है ना वो चीजें